भारतवर्ष के अंदर साम्राज्यवादी नीतियों के चलते जिस तरह से महिलाओं के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिस तरह से महिलाओं के ऊपर महंगाई की मार है, शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, उसकी वजह से महिलाएं जिनके ऊपर भारत में पहले से ही वो पितृसत्ता से ग्रसित है और पिछले कुछ समय में लगातार मनुवाद की समर्थक नीतियों के चलते महिलाओं के ऊपर दमन और ज़्यादा तेज हुआ है। महिलाओं के ऊपर, दलित महिलाओं के ऊपर, अल्पसंख्यक महिलाओं के ऊपर उनको हिंसा का विशेष निशाना बनाया गया है। और साथ साथ महिलाएं किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब, किसी भी सेक्ट की हो, महिलाएं भारत के समाज के अंदर दोहरे दर्जे की नागरिक हैं और उनका दोयम दर्जा जिंदा रखने के लिए उनके ऊपर जिस तरह से पितृसत्ता का संरक्षण आज भारत की ओर से किया जा रहा है, उसका विरोध करने के लिए, क्योंकि राजकीय संरक्षण जिस तरह से पितृसत्ता को मिल रहा है उसका नतीजा है कि आज महिलाओं के विवाह के अधिकार के ऊपर हमला हो रहा है। आज महिलाओं की पसंद की स्वतंत्रता पर हमला हो रहा है जब वो अपनी पसंद की शिक्षा नहीं पढ़ पा रही हैं, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी हो गई है। शिक्षा का व्यवसायीकरण महिलाओं को उच्च शिक्षा से दूर करता है। आज महिलाओं के ऊपर महंगाई की मार के साथ साथ आज राजधानी दिल्ली के अंदर विशेषकर हम देख रहे हैं जगह जगह के ऊपर घरों को तोड़ा जा रहा है। आज राजधानी दिल्ली के अंदर हम देख रहे हैं दिल्ली की महिला के नाम पर दिल्ली के महिलाओं का जो बुनियादी अधिकार है, फ्री बस सेवा का अधिकार, दिल्ली की महिलाओं का अधिकार है, सभी को राशन व्यवस्था के अंदर शामिल करने का अधिकार, उन तमाम अधिकारों के ऊपर चोट पड़ रही है क्योंकि भारत सरकार भारत की महिलाओं पर साम्राज्यवादी नीतियां थोप रही है। इंडो यूएस डील के चलते राशन व्यवस्था के ऊपर और ज़्यादा हमला किया जाएगा और जिसकी वजह से पहले से ही हम दिल्ली के अंदर देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाओं को राशन व्यवस्था से बाहर कर दिया गया है और जबकि महिलाएं पहले से ही दोहरे दर्जे की है। आज सामंती समझदारी के चलते महिलाओं को अपने खाने खुराकी में पहले ही कटौती करनी पड़ती है। भारत की महिलाएं खून की कमी का बड़ी संख्या में शिकार हैं और जब राशन व्यवस्था से महिलाओं को बाहर किया जाएगा तो उनके ऊपर खून की कमी और ज़्यादा बढ़ेगी। आज हम इस बात के ऊपर भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि भारत के अंदर जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है, भारत को जिस तरह से विश्व गुरु कहा जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी जिस तरह से अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, आज भारत की महिलाओं का पिछले 10 दिनों में सर उनका शर्म से झुक गया जब ईरान के अंदर 168 छोटी बच्चियों के ऊपर हमला करके उनकी हत्या की गई। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से एक दुख और संवेदना का शब्द नहीं निकला। लेकिन भारत की जनता, भारत की महिलाएं लगातार सड़कों पर उतरी हुई है इस बात को लेकर के कि ये जो साम्राज्यवादी जंग है, ये जो साम्राज्यवादी लुटेरे दुनिया के अंदर ये लूट जो चल रही है साम्राज्यवाद की, और इस साम्राज्यवादी जंग का औरतों के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ता है क्योंकि साम्राज्यवादी जंग औरतों के देह के ऊपर भी लड़ी जाती है। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं जब महिलाएं युद्धों के अंदर महिलाओं का विशेष करके उनको निशाना बना करके उनका शोषण किया जाता है। तो ये सारे सवालों को रखते हुए, ये बात को रखते हुए कि महिलाएं जीवन का सृजन करने वाली होती है और सृजन होकर के जो रचना हो रही है उसके ऊपर जिस तरह से आज तमाम ताकतें वो देश को विभाजन करने वाली ताकतें हैं। आज ये ताकतें चाहती है जातियों की फूट हो, आज ये ताकतें चाहती है धर्म को तबाहियों की छूट हो, ये ताकतें चाहती है कि जिस तरह भी हो मगर ये लूट हो। आज इस लूट के खिलाफ ये जो साम्राज्यवाद की लूट है और आज महिलाओं के रोजगार के अधिकार के ऊपर जिस तरह का हमला है, जैसे 4 लेबर कोड है, वो महिलाओं के रोजगार करने, महिलाओं के आर्थिक आत्मनिर्भरता के अधिकार के ऊपर वो बुरी तरह से हमला करते हैं क्योंकि 12 घंटे की ड्यूटी जब हो जाएगी और महिलाओं का जीवन यही होता है, 24 घंटे 7 दिन महिलाएं काम करती है, जब उनको 12 घंटे नौकरी करनी पड़ेगी, जब उस नौकरी की सुरक्षा नहीं होगी, जब उस नौकरी में सुरक्षा नहीं होगी तो महिलाओं को वापस 4 दीवारी में धकेलने की जो ये कोशिश हो रही है और ये सब कुछ साम्राज्यवादी लूट को यहाँ पर और ज़्यादा मजबूती देने के लिए हमारी सरकारें कर रही हैं। इसके खिलाफ भारत की महिलाओं को इकट्ठा होकर के अपने सवालों को मजबूती के साथ रखते हुए पितृसत्ता के खिलाफ, पितृसत्ता को राजकीय संरक्षण के खिलाफ महिलाओं को मिलकर के संघर्ष करना होगा, संगठित होकर संघर्ष करना होगा। यही आह्वान और यही सवाल लेकर आज हम यहाँ हैं। भारत में
देखिए, यही हम कह रहे हैं कि पहले ही भारत की महिलाएं परिवारों के अंदर जो पितृसत्ता है, जो परिवार के अंदर आती है, क्योंकि भारतीय समाज की जो संरचना है, भारत के अंदर जिस तरह से मतलब बहुत लंबे समय से मनुवादी जो समझदारी रही है, और जिसका मतलब है कि महिला को जीवन के हर स्टेज के ऊपर पुरुष के अधीन रहना होगा, इस बात से मुकाबला करने के लिए महिलाओं को असल में जो सामाजिक संरचना है और जिस तरह से सरकारें इन नीतियों को मजबूत करती है, इस समझदारी को सरकार मजबूत करती है जब वो शिक्षा का निजीकरण करती है, क्योंकि शिक्षा से महिलाओं की पहुंच दूर होती है। इस समझदारी को मजबूत किया जाता है जब यूसीसी जैसा कानून ला करके और उसमें महिलाओं की पसंद की स्वतंत्रता के ऊपर जो हमला किया जाता है। आज गुजरात के अंदर इस तरह का कानून लाने की बात चल रही है कि स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर भी विवाह के मामले में भी आपको पेरेंट्स की अनुमति लेनी पड़ेगी। एक तरफ भारत का संविधान है जो नागरिकों को 18 साल का होने के बाद आप अपने जीवन के बारे में तय कर सकते हैं। तो ये जो इस तरह का राजकीय हमला है, ये जो नीतियों के द्वारा महिलाओं का जीवन जो पहले से ही दोहरे दर्जे का है, जब इसको राजकीय संरक्षण मिल जाता है, महिलाओं ने लड़ करके जितने भी अधिकार लिए हैं, आज उन अधिकारों के ऊपर जिस तरह का हमला है, आज उसके खिलाफ जब हम ऐसे सामाजिक संरचना के लिए, देखिए परिवार के अंदर भी जो अन्याय है वो अन्याय मजबूत तब होता है जब परिवार के बाहर, क्योंकि परिवार समाज का प्रतिबिंब है, जब सामाजिक संरचना के खिलाफ संघर्षों को तेज किया जाएगा, जब ऐसा एक सरफेस आएगा जहां पर समाज की संरचना महिलाओं के ऊपर होने वाले अन्याय, चाहे वो घरेलू हिंसा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का भेदभाव है, जब सामाजिक संरचना जिसके अंदर कानून निहित है, जिसके अंदर सरकार निहित है, जिसके अंदर शासन प्रशासन की नीतियां निहित है, जब वो संरचनाएं इस तरह की होगी जो महिलाओं पर होने वाली हिंसा की, महिलाओं के साथ होने वाले लैंगिक भेदभाव की पक्षधरता में नहीं खड़ी होंगी, तब महिलाएं और मजबूती के साथ वास्तविक बराबरी के लिए खड़ी हो सकती हैं। जब संविधान से देश चल रहा, संविधान का राज है, तब इतना संघर्ष महिलाओं को करना पड़ रहा है, तो जब हिंदू राष्ट्र भारत बनेगा फिर क्या होगा महिलाओं को? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। इतना यही हम बार बार कहने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं को जो भी अधिकार मिले हैं वो भीख में नहीं मिले हैं। महिलाओं ने लड़के कुर्बानियां दे करके अपने हिस्से के अधिकार लिखवाए हैं, और आज जब इन अधिकारों के ऊपर हमला किया जा रहा है, महिलाओं के पास वास्तव में अपनी जिंदगी पितृसत्ता के खिलाफ, पितृसत्ता को बचाती हुई नीतियों के खिलाफ संगठित होकर संघर्ष के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वरना ये मौजूदा सरकारें, जो सरकार की जो नीतियां, और खासकर वर्तमान सरकार जिस तरह से ये आरएसएस की समझ रखती हुई सरकार है, और जिस तरह से ये मनुवाद की खुलेआम संरक्षण है, ये खुलेआम समाज को जाति के आधार पर विभाजित करने के लिए अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस तरह से ये हमले कर रही है, और आज देश के अंदर भीड़ तंत्र को जिस तरह की आज़ादी दी जा रही है, बजाय इस बात के कि कानून का शासन सर्वोच्च होना चाहिए, कानून के शासन की निष्पक्ष लागू कराने के लिए आज वास्तव में महिलाओं को बुनियादी मुद्दों पर, रोजी रोटी के सवालों पर, अपने ऊपर होने वाले भेदभाव के खिलाफ व्यापक रूप से महिलाओं को संघर्षों में ला करके ही हम इन सब भेदभाव का, इन सब चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। कई जगहों में भारत में देखने को मिलता है कि अभी भी महिलाओं पर कुप्रथाएं हावी हैं पुरुषों द्वारा, उस पर क्या कहना है? देखिए, वो कुप्रथाएं इसीलिए हावी होती हैं क्योंकि जिस तरह से अगर सामाजिक संरचना इस तरह की होगी जो इन कुप्रथाओं को मजबूती देगी, या कि जब माहौल ऐसा होगा कि जो महिलाओं के ऊपर यौन हिंसा के आरोपी हैं, जब उन आरोपियों के पक्ष में सत्ता के द्वारा उनके पक्ष में गोलबंदी की जाएगी, तो निश्चित तौर पर समाज के अंदर जो इस तरह की मानसिकता है महिलाओं के दोयम दर्जी की, तो उन लोगों को और हौसला उनका बुलंद होता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आरोपियों के पक्ष में, महिलाओं पर यौन हिंसा के आरोपियों के पक्ष में जो सत्ता पक्ष के द्वारा गोलबंदियां होने दी जाती है, इसको रोक लगनी चाहिए, और कानून के शासन की निष्पक्ष रूप से उसको लागू होने के लिए वो चीज़ों को गारंटी करनी चाहिए।